हॅलो एव्हरीवन. आजच्या बीएलच्या लेक्चर मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल या टॉपिक पर्यंत आलोय. आपण मागच्या लेक्चरला जे काही रेमेडीज स्टडी केलेले आहेत, रेमेडीज पर्याय म्हणजे सपोज तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट जर तुटत असेल, मध्येच ब्रेक होत असेल, तर मग त्यावर काय उपाययोजना आहेत, काय प्रोव्हिजन केली पाहिजे, आपण अशा पद्धतीच्या रेमेडीज स्टडी केल्या. आणि हा जो आता नंतरचा तुमचा टॉपिक आहे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ अ सेल, तर यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की फक्त इथे सेल ऍड झालेला आहे. बाकीच्या ज्या जी मेन कन्सेप्ट आहे तुमची, तुम्ही इसेन्शियल्स ऑफ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट तो टॉपिक स्टडी केला. त्यामध्ये कन्सिडरेशन, फ्री कन्सेंट अशा छोट्या छोट्या कन्सेप्ट आपण स्टडी केल्या. आता इथे जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट तयार होतं किंवा जे काही सेलिंगची सिस्टीम आहे, सेलिंग कसं केलं जातं याबद्दल बऱ्यापैकी आपल्याला आयडिया आहे. मार्केटमध्ये आपण जेव्हा परचेसिंग करतो म्हणजेच बाईंग केलं जातं, तर सेलिंग आणि बाईंगच्या प्रोसेसशी आपण फॅमिलियर आहोत. मग इथे आपल्याला जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट तयार होतं, कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ अ सेल, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ अ सेल, तर ह्यामध्ये काही कन्सेप्ट त्यांनी दिलेल्या आहेत की कुठले इसेन्शियल्स यामध्ये काम करतात, कसं कॉन्ट्रॅक्ट तयार होतं. कॉन्ट्रॅक्ट तयार होण्यासाठी जसं आपण पाहिलंय सुरुवातीला कि मिनिमम 2 पार्टीज का होना वहाँ पे बहुत जरूरी है, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें आपको दी है. सो लेट्स सी वन बाय वन. इसेन्शियल्स मध्ये बघा, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल. अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property or goods to the buyer for a price. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है सेलिंग का. तो सेल के दौरान हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक्शन कौन सी होगी. सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी गुड्स को सेल करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो एट दैट टाइम सेलर की जो भी ड्यूटी है, सेलर का जो भी रोल है, वो किस तरह से दिया है. देखो, सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर. हमें यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल भी स्टडी करना है, उसका डिफरेंस भी देखना है. सो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि जो सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस दौरान सेलर की जो एक्शन है वो किस तरह की है. देखो, सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और गुड्स. अभी सेलिंग किसी भी चीज का हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकते हैं. तो उसे ट्रांसफर करना, प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर करते हैं ना, सेल करते हैं, मतलब क्या किया जाता है, एक पार्टी की ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है अदर पार्टी के नाम पे. ओके ना. सो यहाँ पे सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज. एक तो एग्रीमेंट टू सेल भी यहाँ पे रहता है कि अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती. मतलब क्या है कि सेलिंग, जैसे गुड्स का अगर हम सेल कर देते हैं तो सेलिंग की ओनरशिप जब से क्या हो जाएगी कि सेलर जब भी आपको सेल करेगा उसकी ओनरशिप बायर के हाथ में आ जाएगी गुड्स की. प्रॉपर्टी का क्या है कि प्रॉपर्टी, मुझे कोई मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरी खेती है, या कोई भी और चीज मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर मैं मुझे सेल करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल. यानी मैंने अभी जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं की है, लेकिन मैं एग्री हूँ, उसे सेल करना है मुझे इन फ्यूचर में. सो यहाँ पे उन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स or agrees to transfer the property or goods to the buyer for a price. सेलिंग की जो प्रोसेस है वो किस चीज के लिए की जा रही है, आपको बायर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, प्राइस रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस है. ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके अंदर आपको प्राइस मिलने वाली है उस चीज की. मैं अगर मेरे सेल्स करती हूँ, मेरा सेल करती हूँ गुड्स का या प्रॉपर्टी का, तो उसकी बदले में मुझे क्या चाहिए, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है बायर से कि वो उसकी प्राइस मुझे पे करेगा. ओके ना. तो बहुत ही सिंपल और जो हम लोग बोलते हैं ना, एकदम साध्या आणि सरळ भाषेमध्ये त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला दिलंय की सेलर म्हणजे जो सेल करतो त्याची प्रॉपर्टी किंवा गुड्स
तर ते सेल करताना त्यामध्ये एक तर ते डायरेक्टली ट्रान्सफर केले जातात, अदरवाइज इट हॅज बीन अग्रीमेंट टू सेल, जे एकतर त्यांनी काय केलेलं असतं की अग्रीमेंट केलेलं असतं की इन फ्युचर ते सेल करणार आहेत. कशासाठी करणार आहेत? प्राइस मिळवण्यासाठी. सो देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर. अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो किस मतलब कि यहाँ पे जो अगर दो पार्टीज है तो उनके बीच ये होने वाला है. एक है आपकी सेलर पार्टी और मतलब जो ओनर है वो क्या करेगा? सेल करेगा बायर. ओके ना? सो द इम्पोर्टेंट essentials of a contract of a sale are as follows. See first one. अभी essential स्टडी करेंगे हम लोग. नंबर ऑफ पार्टीज. फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मिनिमम 2 parties are necessary, namely the seller and the buyer. Sale involves transfer of ownership from one to another. However, law recognizes some exceptions. हर चीज में एक्सेप्शंस दिए जाते हैं. आपको पता है ना, एक्सेप्शनल केसेस बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि ये रूल है, ये प्रिंसिपल है, लेकिन इस रूल में अगर कोई एक चीज नहीं आती है तो हम बोलते हैं इट इज एक्सेप्शनल. मतलब जैसे लॉ ने भी कुछ एक्सेप्शनल ऐसे पॉइंट्स आपको स्टडी के लिए दिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर अगर दो पार्टीज का होना जरूरी है और ट्रांसफर की जाती है ओनरशिप एक पार्टी के थ्रू दूसरे पार्टी के लिए, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस किस चीज के हैं वो स्टडी करना है हमें. सो लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट. अ पार्टनर मे बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म and may sell the goods to the firm in which he is a partner. यानी कि दो पार्टनर्स हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सेलिंग और बाइंग की जो प्रोसेस है उनके बीच ही की जा रही है. एक फर्म है जो कि सेल करती है, दूसरी फर्म है वो बाय करती है. इज दैट क्लियर ना? सिमिलरली फर्म में आल्सो डू सो. मतलब कि यहाँ पे कस्टमर ऐसा थर्ड पार्टी नहीं है. यहाँ पे कोई दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स के बीच ये प्रोसेस बाइंग और सेलिंग की होती है. So, however, distribution of goods among partners on account of dissolution of a firm does not amount to sale. यहाँ पे जो पार्टनर्स है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा गुड्स को. क्यों? क्योंकि ये लोग इनके बीच ही मतलब इन बिटवीन दैट टू पार्टनर्स बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस होगी. ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है. सेकेंड थिंग दी है एन एजेंट कैन परचेज हिज ओन गुड्स फॉर द प्रिंसिपल. कभी कभी एजेंट्स भी रहते हैं कि जो खुद के यूज के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं जो भी गुड्स है, प्रॉपर्टी है. एजेंट के थ्रू भी कभी कभी सेलिंग किया जाता है ना, आपको पता है. तो यहाँ पे ये एक पार्टी है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गुड्स का परचेसिंग हो रहा है, वो लोग एजेंट्स परचेस करते हैं. वन पार्ट, थर्ड वन इज वन पार्ट ओनर मे परचेस फ्रॉम द अदर पार्ट ओनर. सी, one part owner may purchase from the other part owner. यानी कि जो एक पार्ट है परचेस किया हुआ, one part owner may purchase from the other part owner. यानी कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी भी है, गुड्स भी है, तो इसकी जो ओनरशिप है, ओनरशिप किस तरह से चेंज हो रही है कि एक जो सेलर है, दैट मीन्स दैट इज द वन पार्ट ओनर, क्या होगा यहाँ पे कि एक बार सेल होने के बाद उसकी ओनरशिप बायर के हाथ में जाएगी. ओके ना? सो ये था नंबर ऑफ पार्टीज. यानी कि इसमें एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितने पार्टीज रहेंगे और वो पार्टीज में एक्सेप्शनल पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे, ये हमने स्टडी किया. सेकेंड थिंग इज दैट गुड्स. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स. जैसे कि हम किसी भी चीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त एक चीज ध्यान में लेनी है की यहाँ पे मॅटर क्या है. मॅटर यानी की जसं तुम्हाला माहिती आहे की आपण बऱ्याचदा कुठलीही गोष्ट जाणून घ्यायची असेल, अगदी क्लासमध्ये काहीतरी तुमचं एकमेकांशी वाद झालाय, कॉन्फ्लिक्ट झाले आणि त्यावेळेस आपण डायरेक्टली विचारणार नाही आहोत की काय झालंय किंवा काय. आपण जस्ट काय विचारतो की मॅटर काय होतं, म्हणजे काय की मूळ त्याचं रिझन काय होतं, ते वाद होण्यामागे किंवा ते कॉन्फ्लिक्ट होण्याच्या मागे रिझन काय होतं, म्हणजे सब्जेक्ट आपण विचारतो की कुठल्या गोष्टीमुळे ते म्हणजे तुमच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट आलेला आहे.
सेम ॲज इट इज जेव्हा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल स्टडी करताय, त्याचे इसेन्शियल स्टडी करताय, तर सेल मला एक्झॅक्टली काय करायचं आहे, त्याचं मॅटर काय आहे, तर त्याचं मॅटर असणार आहे गुड्स. यानी कि यहाँ पे अगर मुझे किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाना है, तो सेलिंग का मेरा जो मैटर है वो फर्स्टली क्या रहेगा, गुड्स. अगर मेरे पास गुड्स ही नहीं तो मैं क्या सेल करूंगी. यानी कि यहाँ पे मेन पॉइंट था आपका गुड्स. सो थर्ड पॉइंट इज दैट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी. अभी किसी चीज को ट्रांसफर करना है तो वो चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं है तो आप किस तरह से ट्रांसफर करोगे. यानी कि जिस तरह से गुड्स का इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया कि ये फर्स्ट आपका मैटर है कि जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, तो थर्डली उन्होंने ये भी बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द बायर. एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम सिमिलर क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर की. हाउएवर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज नॉट अ रिक्विसाइट. यानी कि अगर आप किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका पोजीशन यहाँ पे जरूरी नहीं है. जैसे की अभी हम लोग देख सकते हैं ना, घरामध्ये बघा तुमचे पप्पा आहेत, त्यांनी त्यांची प्रॉपर्टी तुमच्या नावे केली, ओके ना. मग पप्पा तिथेच राहतायत, तुमच्या त्या प्रॉपर्टी मध्येच राहतायत, त्यांनी ती सेल केली नाही, त्यांनी काय केली, ट्रान्सफर केली तुमच्या नावे. पण इथे तुम्ही त्याचा ताबा घेतलेला आहे का, पोजेशन झालेला आहे का. ऑलरेडी पप्पा इथे राहणारच आहे, पण त्यांनी काय केलं की इन फ्युचर ते जर नसतील तर त्यावेळी ती प्रॉपर्टी तुम्ही यूज करू शकता. तुमच्यासाठी त्यांनी ते ट्रान्सफर केलेली आहे प्रॉपर्टी. म्हणजे ते राइट्स तुम्हाला दिले त्यांच्या नंतर, पण तरी सुद्धा ते तिथेच आहेत. म्हणजेच काय की जो बायर आहे, ज्याच्या नावे ती ट्रान्सफर केलेली आहे प्रॉपर्टी, त्याने तो ताब्यात घेतलीच पाहिजे असं नेसेसरी नाही, असं त्यांनी सांगितलं. इज दॅट क्लिअर ना. हा जो पॉइंट आहे ना, तुम्हाला यामध्ये लक्षात येईल बघा की इसेन्शियल्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट किंवा इसेन्शियल्स ऑफ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट, त्यानंतर इसेन्शियल्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल, ह्या सगळ्या गोष्टी मार्केट रिलेटेड आहेत. सेलिंग आणि बाईंग तुम्हाला जनरली फक्त पॉइंट्स लक्षात ठेवले की आयडिया येईल की यामध्ये सेम सिमिलरच आहे, फक्त थोडंसं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की यामध्ये फार असं वेगळं काही सांगितलेलं नाहीये. ओके ना. सो 4 पॉइंट इज प्राइस. म्हणजे जसं की आता मार्केटमध्ये तुम्ही एखादी गोष्ट घेऊन विकायला गेला की तिथे दोन पार्टी आल्या, तुम्ही स्वतः ज्याला विकणार आहात तो, ओके ना. म्हणजे अगदी सरळ साध्या भाषेत सांगते, त्यामध्ये दोन पार्टीज आल्या, त्यामध्ये एक्सेप्शनल पार्टीज मध्ये त्यांनी एजंट सांगितले, एजंट सुद्धा परचेस करतात. असं प्रत्येक वेळी नेसेसरी नाही की डायरेक्टली तुम्ही कस्टमरला सेल करा. जे काही सेल कराल त्यामध्ये गुड्स असतील, प्रॉपर्टीज असतील. अदरवाइज त्यांनी फोर्थ पॉइंट सांगितला की प्राइस असेल. आता प्राइस मध्ये काय असेल, द कन्सिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ अ सेल इज अ प्राइस. अगेन सी हियर. आता पुन्हा थोडंसं मागे जाऊया. कंसिडरेशन, अपन हा पॉइंट स्टडी केला. कंसिडरेशन मीन्स व्हाट, कि आपका थॉट, आपकी थिंकिंग, आपको कंसिडर करना है. किस चीज को कंसिडर करना है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएंगे तो उसके दौरान हमारे कंसिडरेशंस क्या कहते हैं, प्राइस किस तरह की होनी चाहिए, हमको डिसाइड करेंगे ना. हम अगर सेलर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे गुड्स है, तो ऑब्वियसली मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि अगर प्राइस डिसाइड करनी है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है और मैं खुद से डिसाइड करूंगी. तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी जो भी बायर है, इसका बाइंग करने वाला या परचेसिंग करने वाला, तो उसके रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है वो भी प्राइस पे इम्पैक्ट करते हैं. मेरा गुड्स किस तरह टाइप का है, बहुत एक्सपेंसिव अगर मेरे गुड्स है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स है मेरे, तो उसकी प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़िया ही रहेगी. फिर उसे परचेस करने वाला जो मेरा बायर है, उसका भी मुझे स्टडी करना है, उसकी साइकोलॉजी स्टडी करनी है, उसका इनकम लेवल किस तरह का है, और उस प्राइस में उसके वो जो प्राइस में डिसाइड करूंगी वो अफोर्डेबल है या नहीं है उस बायर के लिए. इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा. यहाँ पे कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है. इज दैट क्लियर ना. प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन.
मनी कंसिडरेशन। एक्सचेंज जो होगा ना, अभी हम लोग गुड्स देंगे, सेल करेंगे, और उसके इसमें आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में आप कंसिडर क्या करोगे कि आपको पैसे मिलेंगे, मनी रिलेटेड है ये कंसिडरेशन। इफ इट इज एनीथिंग अदर देन मनी, इट विल नॉट बी अ सेल। यहाँ पे परफेक्टली उन्होंने आपको एक चीज बताई है कि अगर आप किसी और चीज का एक्सचेंज कर रहे हो, मैंने गुड्स दिए, उसके बदले में मुझे गुड्स, जो अदर पार्टी है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीज में दिया था कि 2 पार्टीज अगर है, और कंसिडरेशन के हिसाब से अगर मुझे पैसे के अलावा कोई और चीज एक्सचेंज में मिल रही है, तो इट इज नॉट अ सेल। मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त मेरा कंसिडरेशन पॉइंट कहता है कि अगर मैं गुड्स या प्रॉपर्टी को सेल करता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलना जरूरी है, मनी। ओके ना? सो बट इफ द exchange is made partly for goods and partly for price, it will still amount to sale, however the price may be paid or promised to be paid। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस में भी पेड और प्रॉमिस टू बी पेड, मतलब क्या है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट आप कैश पेमेंट कर लेते हो, जैसे आपने ये प्रीपेड, पोस्टपेड, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट देखा ना, वो जो एग्जांपल्स देखे कि कभी कभी आपको वो प्राइस पहले से एडवांस में दी जाती है, या इन फ्यूचर आपको एग्री किया जाता है कि बाद में हम लोग ये क्या करेंगे, जैसे इंस्टॉलमेंट पे भी हम लोग पेड करते हैं ना किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद। कस्टमर जब भी मार्केट में जाता है, कोई चीज परचेज कर लेता है, तो ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट पूरा का पूरा कैश पेमेंट होगा। तो इस तरह से बायर का, मैंने जैसे बताया ना, इनकम लेवल चेक करना है। इनकम लेवल क्यों चेक करना है? अगर मिडिल क्लास कोई कस्टमर है जो कि बाय कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स को, आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, उसे पॉसिबल नहीं कि एट ए टाइम वो क्या करे कि उसकी प्राइस आपको पेड करे, तो वो क्या करेगा, प्रॉमिस टू बी पेड, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे भी आप सेल कर सकते हो। ओके ना? सो फिफ्थ पॉइंट इज एब्सोल्यूट और कंडीशनल। अभी यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है वो एब्सोल्यूट है या कंडीशनल है, वो किस तरह से जानना है हमें। प्राइस में जैसे कंसिडरेशन पॉइंट्स रखा था, तो वैसे यहाँ पे भी आपको आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट और कंडीशनल में क्या है। A contract of sale may be absolute when the seller transfers or agrees to transfer the property without being dependent on any condition। जैसे हम लोग बहुत बार डिपेंड रहते हैं ना हर चीज, मतलब कि आज का लेक्चर मुझे करना है, तो आज का लेक्चर करने के लिए मेरे पास तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा। तो मैं डिपेंड किस पे हूँ कि अगर फ्रेंड वहां पे अवेलेबल है, फ्रेंड भी ज्वाइन कर रहा है, तो शायद पॉसिबल है कि मैं लेक्चर ज्वाइन कर सकूं। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि डिपेंडेंट आप हो, यानी कंडीशन है। वैसे यहाँ पे उन्होंने एब्सोल्यूट में कंडीशंस नहीं बताया कि विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी कंडीशन, दैट मींस इट इज एब्सोल्यूट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो भी है, तो वहां पे किस तरह से सेलिंग होगा, फिर एब्सोल्यूट सेलिंग है, मतलब डिपेंडेंट नहीं हो आप किसी चीज पे, कंडीशन नहीं रखी है कोई भी। ओके ना? जैसे हम लोग बोलते कोई एक प्रोग्राम मुझे अटेंड करना है, लेकिन अगर फ्रेंड की बाइक मिलती है तो ही मैं जा सकूंगा, तो ये क्या हुआ, कंडीशन रखी ना आपने, अगर ये चीज हो रही है, ये कंडीशन है, तो ही मैं वो प्रोग्राम अटेंड करूंगा। वैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट में नहीं है। एब्सोल्यूट में क्या है, फॉर एग्जांपल बाइंग 200 पेजेस रूल नोटबुक, मुझे एक 200 पेजेस नोटबुक क्या करनी, मैंने परचेस की है या करनी है। ओके, यहाँ पे कोई कंडीशन रखिए, मुझे चाहिए या मैंने परचेस की, अभी किस कंडीशन में की ये एक्सप्लेन किया नहीं, दैट मींस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वो किस तरह का, एब्सोल्यूट है। ओके, so whereas conditional sale is where the transfer of property in the goods or payment is dependent on the fulfillment of certain conditions. Condition laid down may be condition precedent or condition subsequent. That means let's see one example. In an auction sale, if payment is not made within 72 hours, the goods may be resold. जैसे की जसं तुम्हाला आता एक गोष्ट माहिती आहे की लिलाव होतो एखाद्या प्रॉपर्टीचा, तुम्ही आता जनरली प्रत्यक्षात ते पाहिलं असेल की नाही माहित नाही, पण मूवी मध्ये 100% तुम्ही हे पाहिलंय की ओल्ड मूवीज मध्ये मी जनरली
माझं स्वतःचं ऑब्झर्वेशन आहे की एखादी प्रॉपर्टी असते आणि मग काही कारणामुळे ती सेल करायची असते, तर ती सेल करताना काय करतात की ऑप्शन सेल, म्हणजे त्याला आपण ऑप्शन सेल म्हणतो. मग त्याचा लिलाव केला जातो. म्हणजे काय केलं जातं, बोली लावली जाते. म्हणजे जसं आता बायर खूप सारे असतात, तुम्हाला काय करायचंय की जास्तीत जास्त हाय प्राइसला जो तुमचा बायर पेमेंट करेल त्याला तुम्ही ते सेल करणार आहात, बरोबर ना. मग ह्या ऑप्शन सेल मध्ये काय केलं त्यांनी की काही कंडिशन्स ठेवल्या. इफ पेमेंट इज नॉट मेड विदिन 72 hours, त्यांनी काही तासांची मुदत तुम्हाला दिली की 72 hours मध्ये जर तुम्ही पेमेंट नाही करू शकला तर तुमच्याकडे ऍज अ सेलर म्हणून कुठले राईट्स असतील की तुम्ही ती प्रॉपर्टी दुसऱ्या कोणाला तरी सेल करू शकता. म्हणजे काय झालं, इथे इथे सेलिंग करायचंय तुम्हाला, पण त्यासाठी तुम्ही कंडिशन ठेवलेली आहे. 72 hours ची मुदत दिलेली आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला ते पेमेंट करणं मस्ट असेल, अदरवाइज ते कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल तुम्ही काय करू शकता, रिसोल्ड करू शकता. म्हणजेच काय केलं जाईल, इथे दुसऱ्या कुठल्या तरी पार्टीला ती प्रॉपर्टी सेल केली जाईल. म्हणजे ही कंडिशन आहे. ऍब्सोल्यूट आणि कंडिशनल मधला डिफरन्स समजला तुम्हाला. ओके, सो नाउ लेट्स सी 6 पॉइंट. फॉर्म. There is no particular form in which the sale has to take place. भी सेलिंग करना है तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं दिया. As contract of sale is also a contract, it can also be express or implied. ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, ये एक्सप्रेस रहता है या इम्प्लाई रहता है. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस करना या इम्प्लाइड किस तरह से रहेगा. तो उन्होंने सेक्शन का एग्जांपल दिया है. अंडर सेक्शन 5 लेट्स सी, reads as a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties. यानी कि यहाँ पे उन्हें क्या बताना है एग्जैक्टली देखो कि implied का मतलब है सजेस्टेड. जो भी है, मतलब कि आप कभी कभी राइटिंग में भी जो सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का है कि राइटिंग में किया जाता है कि एग्रीमेंट जो लिखते हैं ना हम लोग राइटिंग में करते हैं, या वर्ड ऑफ माउथ जैसे कि हम ओरली भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किस तरह के हैं कि एक्सप्रेस है, जो कि राइटिंग में है, वर्ड ऑफ माउथ में है. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सजेस्टेड है, मतलब किसी ने आपको सजेस्ट किया है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी चीज मुझे सेल करनी है तो वो सेलर के लिए कुछ सजेशंस मिलेंगे जिसकी वजह से वो कंडीशंस रखेगा या एब्सोल्यूट सेल करेगा. तो इस तरह से दैट फेज इज आल्सो कॉल्ड एज इम्प्लाइड. ओके ना. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ. ये इतना ही फॉर्म, मतलब ऐसा एग्जैक्टली कोई फॉर्म नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का. अगर मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास कोई गुड्स है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उसे किस तरह से सेल करना है इसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है. ओके ना. मतलब जैसे हमने ऑक्शन का एक पॉइंट देखा कि ऑक्शन के थ्रू भी हम सेलिंग कर सकते हैं, ओरली भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, राइट रिटर्न में भी हम बना सकते हैं. तो इसके लिए फॉर्म उन्होंने बताया कि इसमें इसके लिए कोई ऐसा एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं रहेगा सेलिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए. 7 पॉइंट है इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट्स सी. अभी इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमने स्टडी किया, आपने ये पॉइंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में स्टडी किया ना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि कोई भी चीज देखो, अभी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं कि कंडीशंस रखते हैं. अभी मुझे स्टडी करना है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, तो स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर स्टडी कंप्लीट करनी है, मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, या मुझे बाय हार्ट करना है किसी चीज को, तो उसके लिए वो कंडीशंस जो है मैंने जैसे बताया कि मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है या बाय हार्ट करना है, तो ये सब चीजें फुलफिल होने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि मेरा जो स्टडी है वो कंप्लीट हो रहा है. यानी कि स्टडी होना ये किस चीज पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे. मेरी कंडीशन क्या है, मुझे आज के आज एक प्रोजेक्ट बनाना है,
तो कंडीशन क्या थी, प्रोजेक्ट का तैयार होना। तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट ही रेडी नहीं हुआ तो मैं किस तरह से बोल सकती कि मैंने तो काम किया। काम किया इसका मतलब फुलफिलमेंट हुई क्या, आपकी रिक्वायरमेंट जो थी, जो कंडीशन आपने रखी थी वो अगर कंप्लीट नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपका स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं, जैसे एग्रीमेंट्स के अंदर हमने क्या कंडीशन रखी है, तो उसका अगर हम क्या नहीं करते कि फुलफिल नहीं करते उस कंडीशंस को, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा ही नहीं। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, ए एग्रीड टू बाय टाटा इंडिगो कार फ्रॉम बी। अभी बी के पास क्या है, बी के पास टाटा इंडिगो कार है, तो जो किसको परचेस करनी, ए पार्टी को परचेस करनी है। अ डीलर फॉर ₹5 lakh, A paid the price and B got the car registered in A's name. This amounts to contract of sale. Contract किस तरह का था, सेल करनी थी कार, कार सेल करने के बाद ऑब्वियसली मैंने क्या कर दिया, ए पार्टी अगर एग्री थी बाइंग के लिए तो बी पार्टी ने क्या किया कि डीलर के थ्रू इसने जो भी प्राइस रखी थी ₹5 लाख, तो ए ने जब भी वो पेड की प्राइस, तो बी की कंडीशन क्या है कि बी ने वो प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे उसकी जो कार है वो रजिस्टर कर दी ए के नाम पे, यानी कि यहाँ पे कंडीशन सेम सिमिलर थी। कंसिडरेशन पॉइंट्स जो थे दोनों के वो फुलफिल हो गए, कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हुआ। इज दैट क्लियर ना? समजते तुम्हाला इथपर्यंत? आता आपण पुढचा पॉइंट बघूया यामध्ये, कंडिशन्स अँड वॉरंटीज। ऍक्च्युअली काय होतं की आपल्याला जसं सेल करतो आपण, बऱ्याचदा आपण वॉरंटी गॅरंटी पिरियड किती आहे, काय आहे, हे सगळं का बनवलं जातं किंवा ह्याचा आपल्याला काय बेनिफिट मिळू शकतो, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लॉ मध्ये सुद्धा स्टडी करण्यासाठी दिलेल्या आहेत। मग ह्या स्टडी करताना सुरुवातीला तुम्हाला काही कंडिशन स्टडी करावे लागतील की त्या कंडिशन्स नुसार तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने आपण यामध्ये जाणार आहोत। आता कंडिशन्स पूर्वी आय थिंक सो एक पॉइंट आहे तो पुढे असेल कदाचित, तुम्हाला सेल अँड एग्रीमेंट टू सेल आय थिंक आहे तो पुढे। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन, कंडीशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय कंडीशन, इंट्रोडक्शन दी है वो स्टडी करेंगे पहले। व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, both the seller and the buyer make representations or statements। मतलब यहाँ पे जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएंगे या एंटर होंगे, दो पार्टीज ए और बी पार्टी है, इमेजिन करो यहाँ पे ए और बी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एंटर किया, मतलब कि वो दोनों एग्री है, एक है बायर एक है सेलर। तो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन है उनका और स्टेटमेंट्स है विथ रेफरेंस टू द गुड्स, यानी कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कंडीशन रखी जाएगी वो किस चीज के रिलेटेड रहेगी, गुड्स के रिलेटेड। स्टेटमेंट उनके जो भी रहेंगे वो किस चीज के रिलेटेड रहेंगे, गुड्स के रिलेटेड, कि गुड्स की क्वालिटी क्या है, गुड्स का कलर साइज शेप क्या है, या गुड्स की प्राइस कितनी है, जो भी स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि हम लोग एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं ना, तो उस एडवर्टाइजिंग के दौरान जो भी स्टेटमेंट रहते हैं वो गुड्स रिलेटेड रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एडवर्टाइज किसी कोकोनट ऑयल के दिखा रहे हैं और जो भी रिप्रेजेंटेशन है या जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो वो तो संतूर सोप रिलेटेड है, तो जो बायर है वो तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें वही चीज बताइए कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होगा कि जो भी स्टेटमेंट है या रिप्रेजेंटेशन है वो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, गुड्स रहेंगे। सच रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट डिफर इन कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हर एक चीज जो भी हम दिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन करेगा, कोई भी चीज गुड्स रिलेटेड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये व्हाइट कलर का है एक प्रोडक्ट तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका व्हाइट ही कलर क्यों है, जो भी हम परचेस कर लेते हैं। अगर आप लोग मार्केट से कोई कॉस्मेटिक परचेस करते हो या कोई और चीज, मतलब कि जैसे सोप भी है, सोप का एग्जांपल दे सकते हैं कि मुझे व्हाइट कलर का ही सोप चाहिए।
अभी व्हाइट कलर मैं क्यों चूज कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजिंग में दिखा है कि इसमें व्हाइट कलर का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर व्हाइट में यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट बायर के लिए क्या होगा, ओके ना। सो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट्स है तो ये अलग अलग रहेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग है, फर्दर इट मे और मे नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट, पण हा पार्ट नाही आहे कॉन्ट्रॅक्टचा. कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कॅरेक्टर्स किंवा त्याची इम्पॉर्टन्स हे सगळं सेलिंगच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये येणार नाही. इफ द रिप्रेझेंटेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल इट इज कॉल्ड अ स्टिपुलेशन. अभी देखो कि जैसे हम लोग कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर स्टिप्युलेशन्स आते, ज्याला आपण म्हणतो की काही अटी तटींवर तुम्ही तो सेल केलेला असतो. म्हणजे काय की मला ह्याच फॉर्म मध्ये मटेरियल अवेलेबल पाहिजे. जसं तुम्ही बघा मार्केटमध्ये गेल्यानंतर, आता लेडीजच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर तुम्हाला साधा ड्रेस मटेरियल परचेस करायचं आहे. ड्रेस मटेरियल मध्ये तुम्ही सांगता कॉटनचंच हवं, त्याला बॉर्डर नको किंवा बॉर्डर हवी, त्याच्यावर डिझाईन नको, प्लेनच हवा, म्हणजे तुम्ही फॉर्म ठरवून घेतलेला आहे आणि त्या फॉर्म मध्ये ते मटेरियल जर मिळत असेल तरच तुम्ही काय करणार आहात, बाय करणार आहात ते मटेरियल. त्यांच्याकडे बाकी खूप सारे फॉर्म्स आहेत. ड्रेस मटेरियल मध्ये खूप प्रकार म्हणजे डिफरंट डिफरंट टाइप्स आहेत. सिल्क आहे किंवा वुलन आहे, पण तुम्हाला फक्त एकच फॉर्म तुम्ही सांगितलेला आहे. म्हणजे तुम्ही इथे काय ठेवलं, स्टिप्युलेशन म्हणजे अट ठेवलेली की ह्या फॉर्म मध्ये मटेरियल असेल तरच दाखवा, अदरवाईज मला इथे बघण्याची सुद्धा इच्छा नाही, तुम्ही दुसऱ्या शॉप मध्ये जाता. म्हणजे काय आहे की कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल मध्ये की रिप्रेझेंटेशनचा एक फॉर्म दिला जातो आणि त्यानंतर ते कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेलिंग केलं जातं. इज दॅट क्लिअर ना. त्यानंतर त्यांनी पुढची गोष्ट एक सांगितली तुम्हाला की स्टिप्युलेशन विच इज क्रुशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. आता क्रुशियल आहे हे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, याचं कारण काय, इट इज नोन एज अ कंडिशन अँड द स्टिप्युलेशन विच इज ऑफ लेसर इम्पोर्टेंस इज नोन एज अ वारंटी. यानी कि यहाँ पे उन्होंने वारंटी को भी एक्सप्लेन किया. स्टिपुलेशन का जो फॉर्म है वो क्रूसियल है. तो ये क्रूसियल फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है ना कि ड्रेस मटेरियल तो चाहिए लेकिन इसी फॉर्म में चाहिए. तो ये स्टिपुलेशन आने के बाद अगर हमें कंडीशन को स्टडी करना है तो कंडीशन के बारे में जो भी जानकारी हम लेंगे अभी तो वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. तो यहाँ पे हम रुकते, आज के लिए इतना ही काफी है. कंडीशन को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. आई थिंक आपको आज का भी लेक्चर समझ में आया होगा. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच.